So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 1 of a new topic in a product space in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist for IIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, today we will cover these topics. First of all, we will see what is the inner product and inner product spaces, and then we will see the standard inner product spaces. Basically, this is very most important concept to solve your PYQ questions. And then we will see the concept of symmetric matrix and positive definite matrix, and with the help of these two concepts we will understand one short trick method for IPS. What is IPS? It is the inner product spaces. Clear? It is a short form. We can write inner product space as a IPS, and then we will solve the PYQ questions of NET and GATE exams. So now let's start our today's lecture with the first heading, that is inner product. So इसमें लिखिए inner product. So basically what is inner product? It is a mapping. So इसमें लिखिए a mapping. Let's suppose this mapping I'm denoting with this symbol. Clear? It is a mapping from vector space cross vector space to a field. Means V cross V to F is called an inner product, is called an inner product if it satisfies the following properties. If it satisfies the following properties. Now, property number 1. So property number 1 हमारे पास क्या होती है? That is called as the linear property. Linear property. So what is linear property? इसमें लिखिए, लेट्स सपोज कि अगर हमने यहाँ पर इनर प्रोडक्ट में कोई दो एलिमेंट्स लिए, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया अल्फा यू प्लस बीटा वी कॉमा डब्ल्यू, मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर इनर प्रोडक्ट लिया, और अगर मैं इस इनर प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, लाइक कैसे लिख सकता हूँ मैं कि ये जो अल्फा हमारे पास है दिस इज स्केलर एंड दिस बीटा इज आल्सो स्केलर, तो ये जो अल्फा एंड बीटा स्केलर्स हैं ये हमारे इनर प्रोडक्ट के बाहर आ जाए, देन व्हाट वी विल गेट अल्फा टाइम्स, देन व्हाट आर द वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हो गया मेरे पास u, एक है v, और यहाँ पर एक वेक्टर हमारे पास w है। अगर मैं अल्फा को बाहर लेकर के u और w को एक साथ ले लूं, देन व्हाट वी विल गेट द इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा w प्लस देन द सेम कॉन्सेप्ट, इस बीटा को हम क्या करते हैं बाहर लेकर के v और w को एक साथ लिख लेते हैं, देन वी गेट हियर बीटा टाइम्स inner product of v comma w, like this. So this is called the linear property of inner product. तो यहाँ पर जो हमारे पास where we can say that हमारे पास अल्फा और बीटा कहाँ से आ रहे हैं? अल्फा एंड बीटा आर फील्ड, मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम अ फील्ड। इसका मतलब कि ये कैसे होंगे हमारे पास? स्केलर्स होंगे क्योंकि ये फील्ड से आ रहे हैं। एंड यहाँ पर जो हमारे पास u है, v और w, दीज आर कमिंग फ्रॉम द v वेक्टर स्पेस। इसका मतलब कि ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रॉपर्टी। देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? इसमें लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2. सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट सिमेट्री. दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी. तो इसमें लिखिए कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लेट्स सपोज कि अगर हमने ये कहा कि मैंने कोई दो एलिमेंट्स लिए, सपोज फॉर u कॉमा v बिलोंग्स टू v, हमने कोई दो वेक्टर्स लिए, और ये कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v हमेशा इक्वल होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा u के, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द
inner product with the conjugate. Clear? It is the conjugate symmetry you can say. अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, इसमें मैं दो केस पढ़ सकता हूँ. केस नंबर वन, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर वेक्टर स्पेस रियल नंबर्स ले लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इस केस में हमारे पास कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट. अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ क्या ले लिया, 2 और 3, हमने कोई दो रियल नंबर्स लिए, और अगर मैं इसमें इस प्रॉपर्टी को लगाता हूँ, लाइक इफ आई हैव ऑपरेट द कॉन्जुगेट ऑफ 2, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ 2, ये तो हमारे पास 2 ही हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ 3 लूँ, देन इन दिस केस कॉन्जुगेट ऑफ 3 विल ऑल्सो बी 3. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 विल बी इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ 3, 2 विद दिस कॉन्जुगेट. तो यहाँ पर इस कॉन्जुगेट का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर्स में कॉन्जुगेट क्या होते हैं, अनइफेक्टिव होते हैं, वो कोई इफेक्ट नहीं डालते. क्योंकि एक्चुअली कॉन्जुगेट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज इनर प्रोडक्ट ऑफ 3, 2. सो इन द केस ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास कॉन्जुगेट अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, देन इट इज ट्रू. क्लियर? एंड व्हाट इज द केस नंबर 2? तो एक्चुअली कॉन्जुगेट का यूज होता कहाँ है, कॉन्जुगेट का यूज होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए. लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर वेक्टर क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिया, देन इन दिस केस व्हाट हैपेंड, सपोज मैंने कोई एक एलिमेंट लिया 2 + i3, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देन अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेता हूं, देन व्हाट वी विल गेट, इट बिकम्स 2 + i3 कॉन्जुगेट, so this becomes 2 - i3. Clear? So in the case of complex numbers what we will do, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स लेता हूँ u और v और उनका मैं कॉन्जुगेट सिमेट्री निकालूं, दैट इज तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इस कॉन्जुगेट का यूज होता है इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्लियर? सो इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम इस कॉन्जुगेट का यूज कहाँ करेंगे. वी विल यूज दिस कॉन्जुगेट साइन फॉर iota entries, means for complex entries. For real entries, these conjugate will be equal to v comma u, means they are ineffective for real cases. Clear? So this is called the conjugate symmetry property. Now what is the property number 3? हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है, this is called as the positive definite property. Positive definite property, इसमें लिखिए कि लेट्स सपोज अगर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, और यू कैन से फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, अगर मैंने कोई एक वेक्टर लिया u, देन द इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u हमेशा हमारे पास इक्वल और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1. और प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास क्या होती है इसमें ही, कि अगर मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u अगर हमारे पास 0 आ रहा है, लेट्स सपोज इट इज 0, देन इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ u is equals to 0. Clear? These are basically two properties together called as positive definite property. क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 प्रॉपर्टीज होती हैं. अगर हमारे पास कोई भी एक मैपिंग है, लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मैपिंग लाइक दिस, और ये मैपिंग इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, लीनियर, कॉन्जुगेट सिमेट्री एंड पॉजिटिव डेफिनेट, देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड एज इनर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से भी दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर मैंने कोई एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया like this, if I have defined the inner product from r to r, you can say r cross r to r, means मैंने यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने जो वेक्टर स्पेस v लिया था, यू कैन से v क्रॉस v फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट में हमने यहाँ पर जो भी वेक्टर स्पेस लिया दैट इज v क्रॉस v, उसको हमने यहाँ पर ले लिया r क्रॉस r. क्लियर? एंड जो हमारे पास हमने फील्ड लिया था f, उसको भी मैंने लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स. क्लियर? सो इन दिस केस अगर मैंने यहाँ पर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, लेट्स सपोज इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y हमने डिफाइन कर लिया x इंटू वाई लाइक दिस. तो क्या ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट होगा, इज इट इनर प्रोडक्ट? तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्या ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट बन रहा है. चलिए सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं फॉर योर क्लियरिटी. सो सबसे पहले हम पहला प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रॉपर्टी. तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैं
कोई भी दो स्केलर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज फॉर एवरी अल्फा बीटा इन एफ, और एफ हमारे पास है आर, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं सपोज यू वी एंड डब्ल्यू इन आर से, जो कि हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन होनी चाहिए? इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी कॉमा डब्ल्यू। और ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है? इट इज डिफाइंड एज फर्स्ट कंपोनेंट इनटू सेकंड कंपोनेंट। तो इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। देन व्हाट वी विल गेट? वी गेट द फर्स्ट कंपोनेंट इज अल्फा यू प्लस बीटा वी multiplied by second component w. This can be written as alpha into u into w plus beta times v into w, like this. और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, इसको मैं इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लाइक दिस कैन बी रिटन एज द अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा w प्लस दिस कैन बी रिटन एज बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा w। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी था कॉमा डब्ल्यू, इसको हमने किस तरह से लिख दिया? लाइक दिस। सो इसका मतलब कि हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्लियर? लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड्स। और हम क्या करते हैं? सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए हम कोई भी दो वेक्टर चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या किया? फॉर x कॉमा वाई इन आर, हमने x और y कोई दो एलिमेंट्स ले लिए आर में से, देयर आर रियल नंबर्स। और अब हमने यहाँ पे डिफाइन किया सबसे पहले, बिकॉज हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव, बेसिकली वी हैव टू प्रूव दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल्स टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स विद द कॉन्जुगेट सिमेट्री, मीन्स विद द कॉन्जुगेट। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? x इंटू वाई। अब हम क्या करते हैं? RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है y और x का इनर प्रोडक्ट विद द कॉन्जुगेट। सो व्हाट वी विल गेट? दिस इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज y इंटू एक्स। इसको मैं y इंटू एक्स की तरह डिफाइन कर सकता हूँ, और ऊपर कॉन्जुगेट था तो मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया। और बिकॉज हमें मालूम है कि x और y दोनों ही रियल नंबर्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पर x इंटू वाई डिफाइन करूँ तो ये भी तो हमारे पास रियल नंबर्स ही होगा। इट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर y इंटू एक्स करूँ तो द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। आइदर आई कैन राइट x इंटू वाई और y इंटू एक्स। सो अगर मैं किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो वो कॉन्जुगेट अनइफेक्टिव होता है, क्योंकि रियल नंबर हमें कॉन्जुगेट का कोई रिजल्ट नहीं देते। इसका मतलब कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट y इंटू एक्स, एंड y इंटू एक्स इज नथिंग बट x इंटू वाई। क्लियर? बिकॉज दे आर रियल नंबर्स। So what we get? We get the LHS is equals to RHS. Clear? Since LHS is equals to RHS, so this property is also holds. इसका मतलब कि conjugate symmetry भी यहाँ पर hold करती है। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं, दैट इज पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। सो पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मैं कभी भी किसी एलिमेंट का, सपोज मैंने कोई x एलिमेंट लिया, x का x के साथ इनर प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस बिकम्स x into x, and x into x that is x square, and we know that a square value is always positive, so this value should be always equal greater than 0. That's true. पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास होल्ड होती है। व्हाट अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा एक्स 0 के इक्वल ले लूं तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं? इफ एंड ओनली इफ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी हमने निकाला था, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस कैन बी रिटन एज इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू 0। सो लेट्स सी, अगर हमने ये एज्यूम किया तो मुझे x इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, और अगर मैं पहले से x इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम करता हूं देन वी विल गेट दिस। क्लियर? सो पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टीज आल्सो होल्ड्स। इसका मतलब क्योंकि हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सो आई कैन राइट डाउन हियर व्हिच एम्प्लाइज दैट the inner product of x comma y is equals to x into y is an inner product. Clear? So
This type of mapping is called as inner product. Now write on the next heading. इसमें लिखिए inner product space. Inner product space. So इसमें लिखिए let V or F is a vector space. Is a vector space. Then a vector space, you can say V or F with inner product. With inner product is called as inner product space. Clear? It is very easy कि अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है और मैं उस वेक्टर स्पेस के साथ एक इनर प्रोडक्ट को ले लेता हूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस. एंड इट इज डिनोटेड बाई, यू कैन से इट इज डिनोटेड बाई. इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लेट्स सी. अभी हमने ऊपर क्या देखा था, इनर प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लेते हैं, इनर प्रोडक्ट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं. क्लियर? सो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल V with this symbol. Clear? So this is called as the inner product space. For example, let's suppose कि हमने जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया था इसमें हम लोग देखते हैं. अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें हमने वेक्टर क्या लिया था, व्हाट इज V हियर. V हमारे पास R था और इनर प्रोडक्ट हमारे पास ये था. इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं दैट V को मैं R से डिनोट करता हूँ. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ R with the inner product this, so this is called the inner product space. क्लियर? इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं IPS. दिस इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस. ओके, so now write down the next heading, that is the very important heading for your PYQs. That is the, you can say it is standard inner product spaces. Standard inner product spaces. Basically this heading is very most important heading to solve the PYQs. Clear? It is very very important. तो इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1. अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ, लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस लिया था, वेक्टर स्पेस मैंने ले लिया इन जनरल Rn/R. अगर मैंने इस तरह का कोई वेक्टर स्पेस ले लिया, सो इन दिस केस हम लोग इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y हमारे पास कैसे डिफाइन होगा. सो दिस इज ऑलवेज डिफाइंड एज द x ट्रांसपोज इनटू y. क्लियर? और x ट्रांसपोज इनटू y को हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज समेशन I इज इक्वल्स टू 1 टू n xi इनटू yi. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे x y क्या होंगे, क्लियरली यू कैन से वेयर x, y बिलोंग्स टू Rn. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस कौन सा है, Rn है. इसका मतलब कि उसमें n टपल्स आएंगे. तो जो x और y जिसमें जो कि हमारे Rn से आ रहे हैं, इसका मतलब कि x को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, x को मैं डिफाइन कर सकता हूँ x1 x2 x3. इस तरह से कितने टपल्स आएंगे इसमें, xn टपल्स आएंगे. सिमिलरली y को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज y1 y2 y3 hence yn. so this is the Rn वेक्टर. क्लियर? x और y को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x ट्रांसपोज. सो देखिए, अगर मैं कोई भी वेक्टर का ट्रांसपोज लेता हूँ, सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूँ, लाइक इफ आई हैव राइट वेक्टर x, तो x वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वेक्टर. क्लियर? लाइक आई हैव रिटन x1 x2 x3 अप टू xn, दिस इज द कॉलम वेक्टर. बट अगर मैं अब इस x वेक्टर का ट्रांसपोज ले लूं, तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो हमारे पास रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा. या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉलम है तो वो रो में चेंज हो जाएगा. तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देन आई विल गेट अ बेसिकली अ मैट्रिक्स. सो आई विल गेट अ रो मैट्रिक्स. इट इज x1 x2 x3 up to xn like this.
क्लियर। और उसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है y के साथ, तो y क्या होगा, y इज ऑल्सो वेक्टर, आई कैन राइट डाउन हियर दैट y इज ऑल्सो अ कॉलम वेक्टर, दैट इज y1 y2 एंड yn। चलिए हम इसका एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। अगर मैं x ट्रांसपोज और y का मल्टीप्लाई करूं, then x transpose means it is a row vector, means you can say row matrix. And what is y, y is the column matrix, y1 y2 y3 up to yn. नाउ अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, लेट्स सी। हम लोग प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, और उसका हम एडिशन कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 x3 into y3, so it will be multiplication sign here. Okay, now what we will get, it is x3 y3 plus up to so on, at the end what we get, x and yn. और अगर मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिखूं, so I can write down it is summation xi yi where I is equals to 1 to n. क्लियर। तो ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट होगा, दिस इज नथिंग बट द इनर प्रोडक्ट, और ये हमारे पास दिया जाता है। इसका मतलब कि inner product of x comma y is defined like this. Clear? So it is the standard form. आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि आपको स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट निकालना है और वेक्टर्स आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको खुद से ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर, कि आपको कौन सा इनर प्रोडक्ट किस वेक्टर के लिए लगाना है। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वेक्टर। सपोज अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि वेक्टर है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ n डायमेंशन ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस cn ओवर c, तो इस केस में हमारे पास इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, तो इस केस में हमारे पास इनर प्रोडक्ट टू टाइप से डिफाइन होता है। टाइप नंबर वन, लेट्स सपोज इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y मुझे डिफाइन करता है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस कैन बी डिफाइंड एज द x विद द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, here x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू y, एंड दिस कैन बी रिटन एज समेशन xi ट्रांसपोज yi I is equals to 1 to n। एंड दूसरा टाइप कौन सा होता है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको इस तरह से भी डिफाइन करता हूं दैट x को हमने एज इट इज लिख दिया एंड हियर इट बिकम्स y कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, एंड दिस कैन बी रिटन एज समेशन xi yi कॉन्जुगेट I is equals to 1 to n। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वेक्टर स्पेस है, तो उस केस में इनर प्रोडक्ट टू टाइप से डिफाइन होता है, x conjugate transpose y या फिर y conjugate transpose multiplied by x. Clear? It is a formula, you can say it is a very important formula for your net examination. Now concept number 3, देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस लिया, अगर मैंने वेक्टर स्पेस ले लिया मैट्रिक्स स्पेस, मींस m cross n, let's suppose like this, what is this, this is called as the matrix space। अगर हमने मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, तो इस केस में इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, फॉर एग्जांपल द इनर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए कॉमा बी, अगर मैंने कोई दो मैट्रिक्स लिए और उनका इनर प्रोडक्ट मैंने डिफाइन किया, तो कैसे डिफाइन होगा, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस इज द ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। क्लियर, नाउ राइट ऑन द फोर्थ कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो ले लिया सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन ए बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली यू कैन से पॉलिनोमियल स्पेस, पॉलिनोमियल स्पेस डिफाइंड ऑन ए बी। अगर मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल स्पेस लेता हूं जो कि ए बी पर हमारे पास डिफाइंड है, इसका मतलब कि जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंड ऑन ए बी, इसका मतलब कि जो भी x हम लेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर p ऑफ x डिफाइन करूंगा, तो जो भी ये x वैल्यू होगी, दिस x विल कम आउट फ्रॉम दिस इंटरवल ए बी। क्लियर, ओके। तो इस केस में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया p और दूसरा पॉलिनोमियल आई विल टेक एज अ q, then this inner product is defined as the integration a to b p of t into q of t dt।
क्लियर? तो पॉलिनोमियल स्पेस में हम लोग इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज लाइक अ इंटीग्रेशन एंड फ्रॉम दिस लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, एंड देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स with respect to t. Okay, now write down the fifth concept. Let's suppose अगर मैंने v को क्या ले लिया, CAB. What is the meaning of CAB? Basically it is the set of all continuous functions defined on AB. क्लियर? अगर मैंने ऐसे सभी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सेट ले लिया जो कि ए बी पर डिफाइंड है, तो उस केस में हम लोग इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसमें लिखिए दैट इन दिस केस, लेट्स सपोज अगर मैंने कोई दो फंक्शन ले लिए एफ और जी जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं ए बी पर, तो उस केस में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इनर प्रोडक्ट? सो इन द सेम वे इट बिकम्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ इंटू जी with dt, or you can say for your simplicity you can write f of t. Clear? F of t into g of t dt. So this is the standard inner product in this case. Clear? Okay, so now write down the next heading, that is the concept of symmetric matrix. तो एक शॉर्ट ट्रिक को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक कब बोलता हूं? इसमें लिखिए बेसिकली a matrix, let's suppose this matrix is A. A matrix A is called symmetric. A matrix A is called symmetric if अगर मैं A का ट्रांसपोज लूं और वो A ट्रांसपोज A के बराबर ही आ जाए, then this is called the symmetric matrix. Clear? For example, let's suppose अगर मैंने यहाँ पर कोई मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का जो कि कुछ इस तरह से है 1 2 2 एंड लेट्स सपोज 3. इट इज अ मैट्रिक्स. मैं क्या करता हूँ, मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ. तो मैं ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे पास रो है उसको कॉलम में लिख देना है. क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या पाऊंगा, लेट्स सपोज व्हाट इज द रो हियर, इट इज 1 2. सो 1 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इन द कॉलम, इट बिकम्स 1 एंड 2 हियर. अगेन 2 3, सो 2 3 को हम कैसे लिखेंगे कॉलम में, दिस बिकम्स 2 एंड 3 लाइक दिस. तो क्या ये हमारे पास मैट्रिक्स ए नहीं बन जाएगा? यस, because A transpose हमारे पास A के बराबर आ रहा है. It means that this matrix A is the symmetric matrix. Clear? It is a symmetric matrix. Okay. Now the second concept. Second concept हमारे पास क्या होता है? That is called the positive definite matrix. इसमें लिखिए positive definite matrix. ऐसी कौन सी मैट्रिसेस होती हैं जिसको मैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बोल सकता हूं? सो राइट डाउन हियर basically if all the principal minors are positive, if all the principal minors are positive, then the matrix is called positive definite. Now what is the meaning of basically principal minors? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट की प्रिंसिपल माइनर्स होते क्या हैं. तो देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल माइनर. सो अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया और एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स लिया जो कि कुछ इस तरह से है, सपोज इट इज लाइक 2 1 1 एंड 3 लाइक दिस. कुछ इस तरह से हमने मैट्रिक्स लिया और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट है हमारे पास 2. सो दिस फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर. देखिए प्रिंसिपल माइनर हम जब भी निकालेंगे तो प्रिंसिपल माइनर हम कहाँ निकालते हैं? प्रिंसिपल माइनर्स हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, दैट इज A11.
क्लियर? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए प्रिंसिपल माइनर को मैं लिखता हूँ सबसे पहले, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर है इसलिए A1, और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 2, इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर। अब हम निकालते हैं सेकंड प्रिंसिपल माइनर। तो सेकंड प्रिंसिपल माइनर कैसे निकलेगा, तो अब देखिए सबसे पहले हमने 1x1 का मैट्रिक्स लिया था, उसका डिटर्मिनेंट निकाला। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, लाइक दिस। सो 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द, लाइक दिस, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, यू कैन से 2 1 1 3। और ये भी अगर हमारे पास पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि ये हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। क्या आ रहा है ये हमारे पास, 6 - 1 दैट इज 5, एंड 5 इज ग्रेटर देन 0, हियर आल्सो 2 इज ग्रेटर देन 0। तो जो भी हमारे पास प्रिंसिपल माइनर आए, मींस फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया, सेकंड प्रिंसिपल माइनर भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ, लाइक दिस। इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, लाइक A B C D E F G H E, or you can say it is not E, this is I, like this. It is a 3x3 मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल माइनर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं A1, इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज दिस A, और ये A क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। देन वी विल calculate A2, what is this A2, it is the determinant of this 2x2 matrix। क्लियर? यानी कि ये क्या हो जाएगा, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A B D C, इट इज कॉल्ड द सेकंड प्रिंसिपल माइनर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज AE माइनस BD, और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। देन वी विल कैलकुलेट A3, A3 क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल माइनर, और थर्ड प्रिंसिपल माइनर कैसे निकलेगा, लाइक दिस। मींस पूरे पूरे मैट्रिक्स ए का ही अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं और वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए होगी, अगर ये इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है कि जो भी हमारे पास आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0, देन ए इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। क्लियर? बेसिकली ए इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट। क्लियर? ओके, so now with the help of these two concepts, first of all this symmetric matrix and positive definite matrix, write down the shortcut trick. It is the short trick for inner product space। तो क्या शॉर्ट ट्रिक होता है, इसमें लिखिए that if the inner product of any two vectors, let's suppose हमारे पास दो वेक्टर्स मैंने ले लिए v और w, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से डिफाइंड है, लाइक v ट्रांसपोज एंड हियर वी हैव मैट्रिक्स a w, अगर हमारे पास कभी भी इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन में हमें गिवन हो और वो किस तरह से डिफाइन हो, फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज, देन लास्ट में सेकंड वेक्टर, और उनके बीच में हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए आ जाए, देन इन दिस केस इफ इट इज एन इनर प्रोडक्ट, अगर ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट, और यू कैन से बेसिकली यहाँ पर हम इफ को हटा सकते हैं बिकॉज ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, लेट सपोज, so you can say let the inner product of u comma v comma w, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइंड है एंड इट इज अ इनर प्रोडक्ट, देन इफ एंड ओनली इफ, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, दैट इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट, एंड पॉजिटिव डेफिनेट। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर ये सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास ट्रू होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, इसको मैं दो स्टेटमेंट्स में ब्रेक करके बताता हूँ। सपोज अगर मैं इसको फर्स्ट स्टेटमेंट में ब्रेक करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ लाइक इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू v comma w which is v transpose a w is inner product, अगर ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट है तो ये क्या इंप्लाई करता है,
सो दिस एम्प्लाइज दैट देन जो भी हमारे पास मैट्रिक्स ए होगा, एक ऐसा होगा ए इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट. क्लियर? ए इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट. और इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? इसका जस्ट उल्टा. लाइक अगर हमारे पास गिवन है इफ ए इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट, अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है एंड पॉजिटिव डेफिनेट है, देन उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो इनर प्रोडक्ट होगा दैट इज v comma w which is equals to v transpose aw is an inner product. क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग CSIR नेट एंड गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं और इसके यूज से हम लोग बहुत ही इजीली वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? ओके, सो नाउ we will solve the PYQs of NET and GATE exams. So let's see, it is our question number 1. चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इन R2 हमारे पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन है. ठीक है, हमने क्या किया, R2 के कोई दो एलिमेंट्स ले लिए दैट इज x1 y1 एंड x2 y2 टू एलिमेंट्स और इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर दिया लाइक दिस is an inner product, then we have to find the condition for this alpha. चलिए तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखिए हमें क्या गिवन है, अगर मैं जूम आउट करूं इस क्वेश्चन को तो हम इसका एक मैट्रिक्स बना सकते हैं. लेट्स सी, हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इट इज लाइक दिस. देखिए इसका एक ट्रिक है. क्या ट्रिक है? जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है x1 y1 उसको यहां पर लिख लीजिए x1 एंड हियर इट इज y1. तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? इट बिकम्स x1 y1 और जो भी हमारे पास सेकंड एलिमेंट है x2 y2 उसको ऊपर लिख दीजिए. तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? x2 एंड y2. नाउ लेट्स सी द मेंबर्स. फर्स्ट मेंबर क्या है हमारे पास? x1 x2 और उसका कोफिशिएंट 1 है. तो x1 x2 कहाँ आ रहा है? सी दिस इज x1 एंड दिस इज x2, सो दिस विल बी द x1 x2 और इसका कोफिशिएंट मैंने 1 लिख दिया. देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? इट इज x2 y1 और उसका कोफिशिएंट है माइनस अल्फा. नाउ लेट्स सी, x2 y1 मींस दिस प्लेस और इसके प्लेस में यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस अल्फा. देन वी हैव x1 y2 with the coefficient minus alpha. So x1 y2 means in this place we will see minus alpha. Then we put y1 y2. So where is y1 y2? Here it will be y1 y2 और इनका कोफिशिएंट भी हमारे पास 1 आ रहा है. So it becomes 1 here. Clear? और ये हमारे पास क्या गिवन है? इट इज गिवन टू मी दैट दिस इज अ इनर प्रोडक्ट. ये हमारे पास इनर. अच्छा, और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स क्या बन गया? दिस इज अ ए मैट्रिक्स. जो कि अभी अगर मैं आपको बताऊं जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, लास्ट पॉइंट क्या था? इसमें हम एक मैट्रिक्स जो ए डिफाइन करते हैं उस ए को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा था. क्लियर? तो उस ए को मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया लाइक दिस. ओके, तो जो मैट्रिक्स ए हमारे पास बना वो क्या बन गया? मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर. जो ए मैट्रिक्स बन गया दैट इज 1 माइनस अल्फा एंड 1. दिस इज अवर मैट्रिक्स ए फॉर दिस इनर प्रोडक्ट. तो किसी भी इनर प्रोडक्ट, अगर हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट गिवन है तो उसमें जो मैट्रिक्स ए होता है वो कैसा होना चाहिए? मैट्रिक्स ए हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? प्लस पॉजिटिव डेफिनेट. ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए. चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक है. सो यस इट इज अ सिमेट्रिक. क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अगर मैं यहाँ देखता हूँ हियर इट इज ऑल्सो माइनस अल्फा, हियर इट इज ऑल्सो माइनस अल्फा. तो इसका मतलब कि ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूं तो वो ए के बराबर आ रहा है. इस तरह से भी हम देख सकते हैं. या तो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं. जब कभी भी आपको कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक चेक करना हो तो डायगोनल एंट्रीज को छोड़ दीजिए और जो एंट्री यहाँ आ रही है अगर वो एंट्री यहाँ पे भी आ रही है इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होगा ही होगा. क्लियर? सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ अब हम चेक करते हैं इसमें पॉजिटिव डेफिनेट के लिए. तो सबसे पहला माइनर हमने क्या चेक किया? प्रिंसिपल माइनर 1. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0. दैट्स ट्रू. फिर हम निकालते हैं A2. A2 क्या हो जाएगा? इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A यू कैन से. और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर? दैट इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. और क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट है तो ये ग्रेटर देन 0
होगा ही होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन, it is less than, you can say alpha square is basically less than 1 from this case, and hence we can say that alpha is less than 1 or alpha is greater than -1। अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखूं, so we can write alpha is greater than -1 and less than 1, so this can be written as mod of alpha is less than 1। क्लियर? तो अल्फा की कौन सी कंडीशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी, दैट mod of alpha is less than 1। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। तो ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, दैट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। क्या अल्फा की हर वैल्यू मींस क्या हमारे पास जो अल्फा है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है? नो, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो अल्फा हमारे पास होगा वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। क्लियर? सो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इट इज इनकरेक्ट। इन द सेकंड ऑप्शन, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज 0, नो, मैं यहाँ पर अल्फा को 0.5 भी ले सकता हूँ। आई कैन टेक अल्फा टू बी -0.5 बिकॉज ये हमारे पास -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सो विच मीन्स द सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो incorrect. Now, third option, alpha is less than 1, that is also incorrect. Alpha, mod alpha is less than 1, yes, it is correct. So the correct option in this question will be D is my correct answer. Now, let's see the question number 2. This question has been asked in GATE 2004 examination. It is given that let f be a linear functional defined by this. Okay, so इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमें यहाँ पे क्या given है, that f of x1, x2, x3, x4, it is defined as minus x2, then if this denote the standard inner product, let's see, ये हमने देख चुके हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आता है तो हम वहां पर अपने जो हमने थर्ड डेटिंग पढ़ा था उसका यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का। ओके, सो ऑन R4 देन द यूनिक वेक्टर V सच दैट मींस यहाँ पर हमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है लाइक दिस। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर V। हमें फाइंड करना है कि मैं V का कौन सी पॉसिबिलिटी लूं, मींस क्या ये V इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। मींस अगर मैं इसको V लेता हूं तो क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अगर मैं इसको V लेता हूं तो क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो वी हैव टू चेक विच V इज ट्रू टू सॉल्व दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में V हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इट इज 0, -1, 0 एंड 0, और हमें क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, दैट f ऑफ w हमारे पास इक्वल होना चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ v, w के। क्लियर? ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, और स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ R4, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था Rn के लिए स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, तो हम लोग उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ W हमारे पास क्या है, W को मैं कंसीडर कर सकता हूँ W1, W2, W3, W4, कुछ इस तरह से हमने इसको कंसीडर कर लिया। V को मैं इन जनरल कंसीडर कर लेता हूँ, दैट इज V1, V2, V3 एंड V4 लाइक दिस। सो नाउ अगर मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ V, W डिफाइन करूँ तो वो क्या होना चाहिए, inner product of V, W with the standard inner product, it can be defined as summation I is equals to 1 to n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, so I can directly put n to be 4 Vi times Wi like this, yes or no। हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने इनर प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइन कर दिया। क्लियर? अब हम यहाँ पर V की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसको चेक कर सकते हैं। देखिए हमें कंडीशन क्या गिवन थी, हमें कंडीशन थी f ऑफ W इज इक्वल्स टू V, U, तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को यहाँ पर मैं रखता हूँ, दैट इज f ऑफ W इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ V, W। इन जनरल अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ W1, W2, W3, W4, क्योंकि W हमने ये 4 टबल्स में माना था तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to 4 VIWI के इक्वल होना चाहिए। नाउ अब f हमारे पास डिफाइंड है कि जब कभी भी f हमारे पास इस तरह से गिवन होगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -x2 के बराबर होती है, सेकंड टपल। तो यहाँ पर सेकंड टपल क्या है, W2।
सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -W2. ये हमारे पास इक्वल होगा summation I is equals to 1 to n, or you can say it is 4 VI WI. Okay, now we will check option number A. Option number A में V क्या था हमारे पास? V था 0, -1, 0 and 0. अगर मैं यहाँ पर इसका जो RHS पार्ट है वो कंसीडर करता हूँ तो क्या वो LHS के बराबर आ जाएगा? Let's see the consider RHS part. So this is basically this summation can be written as, अगर मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, V1 को हमने 0 मान लिया, V2 को -1 मान लिया, V3 को 0 और V4 को 0, देन हमें क्या मिल जाएगा? लेट्स सी, V1 इंटू W1, तो यहाँ पे V1 क्या है? 0, सो इट कैन बी रिटन एज 0 इंटू W1. देन व्हाट इज V2? V2 इज -1 इंटू W2, देन 0 इंटू W3 एंड देन 0 इंटू W4. सो RHS क्या आ गया हमारे पास? RHS आ गया -W2. एंड जो LHS था हमारे पास, LHS इज ऑल्सो -W2. सो LHS और RHS हमारे पास इक्वल आ रहा है, विच मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ए इज माई ट्रू. क्लियर? कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास करेक्ट आ रहा है. वो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की. सो लेट मी इरेज द फर्स्ट पार्ट. ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या गिवन है? लेट्स सी द वेक्टर इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -1 0 -1 1, इज -1 0 -1 विथ 1. तो यहाँ पर हमारे पास RHS किसके बराबर आ जाएगा? लेट्स सी, दिस इज -1 इंटू W1, 0 इंटू W2, -1 इंटू W3 एंड 1 इंटू W4. तो ये क्या आ गया? इट इज -W1 -W3 प्लस W4. तो ये जो है हमारे पास, इट इज नॉट इक्वल्स टू -W2. ये हमारे पास LHS के इक्वल नहीं है, विच मीन्स दैट दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. लाइक दिस. नाउ व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? दिस. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करता हूँ. ओके, सो लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट. देखिए, अगर मैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करता हूँ तो उसमें हमने वेक्टर v को क्या ले लिया? I have taken vector v as v is equals to 0 1 0 0, like this. So in this case, what will be the RHS part? It is 0 into W1, then 1 into W2, 0 into W3 and 0 into W4. Then what we will get only W2, which is not equals to -W2. इसका मतलब कि third option is also incorrect. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं it is incorrect. What about this? देखिए, D को मैं यहीं चेक कर लेता हूँ. अगर मैं यहाँ देखूँ, so first is 1, it becomes 1 into W1, then 0 into W2, 1 into W3 and -1 into W4. So it is equals to W1 W3 minus W4, which is not equals to -W2. इसका मतलब कि D is also incorrect. So the correct option in this question will be A is my correct answer in this question. Now let's see this question. This question has been asked in 2007 examination. In this question it is given that, देखिए हमें क्या गिवन है? Let S is equals to this set. हमें S में 3 मेंबर्स गिवन है जो कि सबसेट है R3 के. सपोज R3 is endowed with the standard inner product. Now let's see again this word comes. जब भी आपके पास स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आता है तो हम क्या करते हैं? उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया. नाउ डिफाइन M. फिर हमने एक सेट M डिफाइन किया जिसमें कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं? जिसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं R3 से जिनका इनर प्रोडक्ट करने पर मुझे 0 मिलता है. देन वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ M. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? अगर आपने डायमेंशन के बारे में नहीं पढ़ा है, सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, डायमेंशन होता है हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट vectors. Clear? What is the meaning of dimension? Dimension is nothing but the number of independent vectors. हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि M सेट में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम M को डिफाइन करते हैं. देखिए, M सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? इनमें ऐसे X आते हैं इन R3 सच दैट
इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई हमारे पास 0 होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s लाइक दिस। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है s में 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ लाइक दिस, इट इज 0 1 1। हमें क्या मालूम है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ, इसमें देखिए लेट्स सपोज मैंने क्या ले लिया, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई हमारे पास 0 आएगा फॉर ऑल y इन s। क्लियर? तो मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ s का, मैंने क्या ले लिया 0 1 1 बिलोंग्स टू s फर्स्ट एलिमेंट, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है R3 से, तो इसके कितने टपल्स होंगे, 3 टपल्स x1 x2 x3। नाउ द इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई किस तरह से डिफाइन होगा, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इन R3, और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 3 है और हमने Rn के लिए पढ़ा है, तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, इट इज समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to 3 xi into yi। क्लियर? और यहाँ पे y1 y2 y3 क्या है, दिस इज लाइक दिस, दिस इज y1 y2 एंड y3। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज, और मुझे क्या मिलना चाहिए, सी मुझे अगर मैं यहाँ पे कंडीशन में देखूं तो ये इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होनी चाहिए। नाउ व्हाट वी विल गेट, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ लिखूं देन इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 1 1 एंड और यू कैन से इट इज, सबसे पहले यहाँ पे x है तो मैं x ही लिख देता हूँ, सो इट इज x1 x2, it is x2 and x3 with the 0 1 1, इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स इट इज 0 into x1 and here it is 1 into x2 plus 1 into x3 is equals to 0। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, दैट इज x2 plus x3 is equals to 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, which implies that x2 is equals to minus x3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सपोज फॉर सेकंड एलिमेंट, s का सेकंड एलिमेंट क्या था हमारे पास, देखिए s का सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज 1 0 1। चलिए इसके लिए भी हम एक कंडीशन निकालते हैं, दैट इज 1 0 1। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 0 1 एक एलिमेंट ले लिया s का, और हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 किसके साथ रखा, सेकेंड एलिमेंट के साथ, दैट इज 1 0 1, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज x1 into 1 plus x2 into 0 plus x3 into 1 should be equals to 0। so from here what we are getting, x1 plus x3 is equals to 0। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, that x1 is equals to minus x3। clear? it is our equation number 2। now what about the third equation, देखिए थर्ड इक्वेशन मुझे कैसे मिल सकता है, अपने थर्ड एलिमेंट से, और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है -1 2 1। सो लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पर थर्ड एलिमेंट लिया -1 2 1 जो कि हमारे पास s से आ रहा है, सो इन दिस केस द इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 with -1 2 1 should be equals to 0। so from here what we are getting, that x1 into -1 x2 into 2 and x3 into 1 should be equals to 0। so from here what we are getting, that minus x1 plus 2x2 plus x3 is equals to 0। ठीक है, इट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर जो हमें ये तीन इक्वेशंस मिले हैं, लेट्स सी हमें यहाँ पर कौन कौन से इक्वेशन मिले, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो हम कैसे बता सकते हैं, मैं कैसे यहाँ पे फाइंड करूं कि इन तीन इक्वेशंस में हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे ये कौन से होंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या है, समझिए, लेट्स सपोज अगर मुझे ये x2 किसी तरह से नोन हो जाए, अगर मुझे ये x2 की वैल्यू पता चल जाए, तो x2 की हेल्प से मैं x3 निकाल लूंगा, और इस x3 की हेल्प से फिर मैं x1 निकाल लूंगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ
इस x2 को इंडिपेंडेंट मानता हूं, दिस x2 इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, देन अगर मैंने x2 क्या मान लिया, एक इंडिपेंडेंट वेक्टर मान लिया, तो x3 क्या हो गया, x3 तो हमारे पास डिपेंडेंट हो गया, x3 इज द डिपेंडेंट वेक्टर ऑन x2। मैं x2 की वैल्यू कुछ भी लूं, तो ये जो x3 है, x3 हमारे पास हमेशा x2 पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। मैं x2 की वैल्यू 1 लूंगा तो x3 हमारे पास -1 हो गया, मैं x2 की वैल्यू 2 लूंगा तो x3 हमारे पास -2। तो इसका मतलब कि अगर मैंने इसको इंडिपेंडेंट मान लिया तो x3 तो हमारे पास डिपेंडेंट वेक्टर हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास x3 की वैल्यू मुझे मिल गई विद द हेल्प ऑफ x2, तो x3 की वैल्यू मिलते ही x1 भी मिल जाएगा। इसका मतलब कि x1 इज ऑल्सो द डिपेंडेंट वेक्टर, x1 भी हमारे पास कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेक्टर। और अगर मुझे x3 और x1 डिपेंडेंट वेक्टर मिल गए तो मैं x1 की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ जो कि मुझे यहाँ से मिला, x3 की वैल्यू मिल गई और मुझे x2 तो मिला ही हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर x1 कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेक्टर, x3 कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेक्टर, एंड x2 विल बी independent vector. तो how many independent vectors are there? Only one independent vector, that is x2. तो इसका मतलब कि हमारे पास कितना डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन विल बी 1. So option number B is my correct answer in this question. Now let's see this question. This question has been asked in GATE 2013 examination, and in this question it is given that, देखिए हमें क्या given है, हमें एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है लाइक दिस, दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई को वाई ट्रांसपोज बी एक्स के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। और हमें यहाँ पे गिवन है, लेट मी जूम आउट दिस क्वेश्चन, देखिए हमें यहाँ पे गिवन है कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है जिसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ। ओके, सो वी हैव टू राइट अबाउट दिस, दैट टी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज ए एक्स, okay, and where A is any n cross n real matrix, okay, and it is also defined as S is the adjoint of T. Now what is the meaning of this adjoint of T? Adjoint of T को basically हम T स्टार से डिनोट करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि adjoint of T की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं कब बोलता हूँ कि T हमारे पास adjoint होगा, if it satisfies this property that the inner product of X transpose means X का adjoint T adjoint X विथ एक्स, अगर ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी एक्स, मीन्स देन वी विल से दैट, अवर, ओके, सो अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होती है तब हम क्या बोलते हैं, देन वी विल से दैट दिस टी स्टार इज द एडजॉइंट ऑफ टी। क्लियर? ओके, तो और मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, इट इज गिवन टू मी कि एस ऑफ एक्स हमारे पास सी एक्स से डिफाइंड है, लाइक एस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज सी एक्स, और बिकॉज एस क्या है, एस इज नथिंग बट द टी स्टार, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्चुअली टी स्टार ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज सी एक्स। क्लियर? सो आई कैन रब दिस फॉर योर सिंप्लिसिटी, जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। ओके, सो हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग इज टी एक्स एंड सेकेंड थिंग इज टी स्टार एक्स। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड अबाउट व्हाट इज द मैट्रिक्स सी। ये जो सी मैट्रिक्स होगा हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है सिंस टी स्टार इज एडजॉइंट ऑफ टी, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ टी होता है, विच एम्प्लाइज दैट, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार एक्स with x should be equals to the inner product of x with tx। ये तो हमारे पास डेफिनेशन होती है एडजॉइंट ऑफ टी की। चलिए इसकी वैल्यूज रख देते हैं, टी स्टार ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर थी, टी स्टार ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास सी एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे मैं सी एक्स रख सकता हूँ। सो वी गेट सी एक्स कॉमा एक्स इक्वल्स टू, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, टी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है यहाँ पर ए एक्स के, तो मैं यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ। सो व्हाट वी गेट, we get here ax like this। okay,
अब हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन था वो कैसे डिफाइन था, देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई इज डिफाइंड एज y ट्रांसपोज b इंटू एक्स। तो यहाँ पर ये कैसे डिफाइन हो जाएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज, नाउ इट बिकम्स x ट्रांसपोज b इंटू एक्स, और x यहाँ पे क्या हो गया सी एक्स इक्वल्स टू, ये यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा, इट कैन बी डिफाइंड एज y ट्रांसपोज यानी कि ए एक्स का होल ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स देन फर्स्ट मैट्रिक्स। मैं इसको अगर सॉल्व करूँ सो आई कैन राइट x ट्रांसपोज बी सी को मैंने एक साथ ले लिया, x इज इक्वल्स टू, नाउ ए एक्स का होल ट्रांसपोज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज x ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज b इंटू एक्स, क्लियर। और यहाँ पर भी मैंने ए ट्रांसपोज बी को एक साथ ले लिया, क्योंकि मैं देख सकता हूँ x ट्रांसपोज x के बीच में बी सी आ रहा है, यहाँ पे भी x ट्रांसपोज x के बीच में a ट्रांसपोज बी आ रहा है, तो दीज टू विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, विच एम्प्लाइज दैट ऑन कंपेयरिंग बी सी इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज b। अगर मैं इस b को इधर ऑपरेट कर दूं, मींस b इनवर्स को अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। सो b को मैंने उधर भेज दिया, सो c इज इक्वल्स टू b इनवर्स a transpose b is my value of c. Now let's see the options. So let's see option number 1. Option number A में हमारे पास क्या है, b inverse a transpose b, that is our, yes, so A is my correct option in this question. Thank you.